अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का। जो पाकिस्तान ने ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें 22 करोड़ अवाम तो नहीं है, लेकिन 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है मुमकिना तौर के ऊपर। लेकिन इसको फिर अकॉर्डिंग टू द पीसीबी वेबसाइट वो कट डाउन करके 16 रुकनी स्क्वाड के ऊपर लेके आ जाएंगे ड्यूरिंग द सेकंड टेस्ट मैच। इसी स्क्वाड के ऊपर आज हम बात करेंगे सियाल भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम सियाल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासर भाई, सबको। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे यासर भाई। सबसे ज्यादा कमिटमेंट जो है ना इस शो में वो यासर भाई की है, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सैल भाई, जहांगीर भाई। यार आपके अलावा तो कोई और मौका नहीं देता, तो फिर इसी में कमिटमेंट शो करनी है ना। अच्छा यार, पहले तो थोड़ा सा सियाल भाई क्योंकि हमारे साथ नहीं थे पिछली वीडियो में, वो उसका फाइन इनके ऊपर अभी रहता है, वो ये देंगे हमें। तो सियाल भाई आपसे मैं जानूंगा, क्योंकि मैंने और यासर भाई ने तो बात की थी कि ओवरऑल ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, अभी तक इन्होंने जैसा काम किया है फ्रॉम द टेस्ट सीरीज इनटू द ओडीआई सीरीज नाउ, हाउ डू यू सी दिस सिलेक्शन कमेटी वर्किंग ओवरऑल? एंड देन हम स्क्वाड भी आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में आज बात करना बनती है। जी, थैंक यू जहांगीर भाई। आई थिंक सिलेक्शन कमेटी का इट्स टू अर्ली टू से, इट्स देर जस्ट बीन ऑन द जॉब फॉर अ फ्यू डेज, but it seems like they're trying to please a lot of people. They're trying to please the fans, they're trying to please the media, they're trying to please ex-cricketers, they're trying to please current cricketers who have been discarded. So I think बहुत ही, I don't envy their position, I don't envy their jobs obviously, लेकिन शाहिद अफरीदी की पर्सनैलिटी ऐसी है ना, बिल्कुल भी, कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो अपोजिट कर देते हैं। गुड और बैड वो आप अपने खुद ही फैसले कर सकते हैं। लेकिन अगेन, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम शाहिद अफरीदी लेड सिलेक्शन कमेटी। हो सकता है कि ये जो है वो इतना बड़ा जो कैश कर रहे हैं, जो नेट, उसको हो सकता है कि इसमें से कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स आ जाए हमारे सामने, बट फॉर मी राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से। बट या, वन थिंग इज फॉर श्योर, ही इज ट्राइंग टू प्लीज अ लॉट ऑफ पीपल। जी बिल्कुल, स्क्वाड की तरफ आते हैं यासर भाई, उसी के ऊपर आपसे शुरू करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे कह दूं कि यार जब आप 21 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करते हो ना, तो उसका रीजन ये होता है कि आपने एक ट्रेनिंग कैंप लगाना होता है। वो 21 या 22 जो भी, क्योंकि 22वां खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन को भी खबरें आ रही है कि उसको भी ऐड कर लिया गया है, वो पहले मैं आप लोग को बता दूं। तो आप इतना लंबा चौड़ा स्क्वाड तब अनाउंस करते हो जब आपने एक ट्रेनिंग कैंप लगाना हो, प्लेयर उसमें आते हैं, फिर कोचेज उनको असेस करते हैं और उनमें से जो बेहतर उनको लगते हैं उनको 15 या 16 के स्क्वाड में रख लिया जाता है और बाकी को बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान कप हो रहा है, प्लेयर सारे पाकिस्तान कप खेल रहे हैं। एंड आई डिड नॉट सी एनी लॉजिक बिहाइंड द अनाउंसमेंट ऑफ 21 और 22 प्लेयर्स जस्ट 5 days बिफोर यू एक्चुअली कैन अनाउंस योर मेन स्क्वाड। क्योंकि कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही सियाल भाई जो आपने बात की है कि शायद क्योंकि वो अपनी अनाउंसमेंट एक करना चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ, और उन प्लेयर्स को तमाम तरह उन प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे थे उनको उन्होंने इसमें रखा है। लेकिन जब उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो फिर किस लॉजिक के साथ ये करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो हम सीधा स्क्वाड की तरफ ही आ जाते हैं और ये स्क्वाड आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं पढ़ के बता देता हूँ और फिर आप लोग जो है यासर भाई से हम शुरू करेंगे और इसके ऊपर ओवरऑल इनका व्यू लेंगे। लेकिन कुछ प्लेयर के ऊपर मैंने बात करनी है, दोनों से जो क्वेश्चनेबल है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, शर्जील खान, उसके बाद बाबर आजम कैप्टन, तैयब ताहिर, कमरान गुलाम, सलमान अली आगा, कासिम अकरम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, एहसान उल्लाह, शाहनवाज दानी और अबरार अहमद। और क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्क्वाड था तो हमारी इस लिस्ट में 22वें खिलाड़ी की जगह नहीं थी। बाय द वे 22वां खिलाड़ी इन्होंने भी बाद में ही ऐड किया है और वो है मोहम्मद हसनैन। उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बात हो रही थी कि उनको ऐड क्यों नहीं किया है ओरिजिनली। तो यासर भाई, हाउ डू यू लुक एट दिस ओवरऑल स्क्वाड जिसको हमने छांटी करके 16 के ऊपर बाय द वे लेके आना है इवेंचुअली? जी, जिस तरह जहांगीर भाई आपने बोला कि पहले तो सबसे पहले तो मतलब बिजार है कि आप 22 प्लेयर्स को अनाउंस कर रहे हैं। पहले आप 21 कर रहे हैं, फिर एकदम आपको एकदम से ख्याल आया कि ओहो, मोहम्मद हसनैन को तो भूल ही गए हम लोग, तो आपने उसको ऐड कर लिया। और उसके बाद जो है अब आपने कहा है कि हम इसको कट करके हम 16 प्लेयर्स पे करेंगे। तो मतलब जो प्लेयर आपने 22 डाले हैं उसमें से 6 प्लेयर जिनको आप नहीं रखेंगे फाइनल स्क्वाड के अंदर, तो मतलब वो मेरा ख्याल है कि अपना सर ही खुजा रहे होंगे बाद में बैठ के कि यार हमें डाला भी क्यों था और उसके बाद हमें निकाल भी क्यों दिया। तो खैर एनीवेज,
मतलब नोटेबल ओमिशंस जो हैं इसके अंदर, वो बेसिकली फ़खर ज़मान, हम लोग सुबह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है उस पे कि फ़खर को ऐड नहीं किया गया। जबकि और मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 और प्लेयर जो हैं, जो कि आपके काफ़ी रेगुलर थे रिसेंटली, खुशदिल शाह उनमें से एक है, और इफ्तिखार अहमद और उस्मान कादिर, इन चारों को नहीं शामिल किया गया। अब देयर कुड बी वेरियस रीज़न फॉर इट, और हम इस वीडियो में बात भी करेंगे उसके ऊपर आगे। लेकिन फ़खर का मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि उसको इसी रीज़न से ऐड नहीं किया गया क्योंकि अभी रिसेंटली वो अनफिट था। उधर टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने उसकी फिटनेस वगैरह देखी, उसके इश्यूज थे, और अभी उसने पाकिस्तान कप में इवन दो ही प्लेड 1 और 2 गेम्स आल्सो, लेकिन मेरे ख्याल से कि पीसीबी उसको रेस्ट देना चाह रही है और उसको पूरा मैच फिट करने के है चक्रों में। ऑब्वियसली बात है, आप उस पे कोई क्लैरिटी नहीं हमें आई पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर स्क्वाड देखें तो काफ़ी यंगस्टर्स को चांस दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। तो उसका मुझे यही रीज़न नज़र आ रहा है कि ये थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे हैं, सिंस वर्ल्ड कप जो है वो 10 महीने दूर है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाह रहे हैं कि होम सीरीज़ है, तो हम अगर कुछ यंगस्टर्स को ट्राई कर लें एंड वी फाइंड मे बी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ दीज़ प्लेयर्स। जी बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सैल भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा, जहाँ यासिर भाई ने ये कहा है कि हमने कुछ यंगस्टर्स को इसमें ऐड करने की कोशिश की है और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, व्हिच इज़ फाइन, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप 10 महीने दूर है और आप कुछ प्लेयर्स को अगर यहाँ ट्राई नहीं करेंगे होम सीरीज में, तो फिर आप कहाँ करेंगे? वर्ल्ड कप से पहले तो आप करने से रहे। लेकिन जहाँ बात यंगस्टर्स की आती है, तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मर होता है उसकी बात आपको करना पड़ती है। वो है हसीबुल्लाह। हसीबुल्लाह पाकिस्तान कप का लास्ट ईयर जो था ना टूर्नामेंट, उसमें पहला उन्होंने खेला था और पहले ही टूर्नामेंट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले बैट्समैन भी वही थे। और बलोचिस्तान की टीम ने हिस्ट्री में पहली बार वनडे कप अपने नाम किया था, वो भी बिकॉज ऑफ हसीबुल्लाह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। अब वो हो गया, उसके बाद उन्होंने कादरजन ट्रॉफी वगैरह खेली, नेशनल टी20 भी खेला। लेकिन इस बार जो वनडे कप फिर से हुआ है, उसमें भी लीडिंग रन स्कोरर जो है वो हसीबुल्लाह ही है। और उनकी टीम भी अच्छा खेल रही है और वो शायद सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करेंगे। और दूसरा जो नाम है इस लिस्ट के ऊपर, वो है साइम अयूब। अब नथिंग अगेंस्ट शर्जील खान। शर्जील खान अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेले भी हैं, मैचेस भी जितवा रखे हैं उन्होंने। लेकिन वो जो पाकिस्तान कप की जो लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट है ना, उसमें 9th के ऊपर है वो। ही इज नंबर 9 व्हेन यू लुक एट द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान कप। उनको पिक कर लिया गया है, वो भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है और हसीबुल्लाह भी ओपनर है। तो अगर आपने यंगस्टर को और परफॉर्मर्स को मौका ही देना था, तो why not Hasibullah? Why not Sam Ayub? Why are we going back to Shadil Khan once again? आई थिंक जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिस सिलेक्शन कमेटी एंड दिस न्यू रिजीम वांट्स टू प्ले फॉर द गैलरी, ठीक है ना। अब हसीबुल्लाह को सेलेक्ट करते या साइम अयूब को सेलेक्ट करते तो क्या हेडलाइंस बननी थी? चांसेस कम थे, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली शर्जील खान, अब हमने देखा है कि उन्होंने थोड़ा सा अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी थोड़ा बेटर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ उनका उनका जो वेट जो था, जो भी हम कह सकते हैं उसको। तो अब अगर उनको नहीं लाते तो फिर जो है वो मीडिया क्वेश्चन कर सकता था कि भाई आप इनको क्यों नहीं ले रहे हैं जब आपने दूसरे प्लेयर्स को भी चांस दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है। और जिस तरह यासिर भाई ने भी कहा कि फ़खर जमान को लीव आउट करना, इज देयर एनीथिंग टू टॉक अबाउट ऑन दैट टॉपिक? तो यस, नसीबुल्लाह और साइम के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि इन्हें पीएसएल के अंदर जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि पीएसएल इज द फास्ट ट्रैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है ना। इफ दे कैन, साइम का तो काफी हाइप बनी हुई है साइम की, और राइटली सो, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन साइम के लिए यही है कि अगर वो परफॉर्म करते हैं, अगर वो रन्स करते हैं, तो आई थिंक ही विल बी फास्ट ट्रैक इनटू द पाकिस्तान टी20 सेटअप, इफ नॉट वनडे एज वेल। तो और दूसरा जो मैंने बात की कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है दैट वांट्स टू प्लीज एवरीबॉडी, तो इसलिए फिर, और जिस तरह आपने भी ऑफलाइन बात की थी, मैं यहाँ पे वीडियो में भी कोट करना चाहूंगा उसको, कि क्लैरिटी अगर दे देते, ये ग्रुप अगर क्लैरिटी दे देता था कि भाई हम जो है वो यंगस्टर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें भी जो है वो हमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा नेशनल टीम के अंदर, और उन्हें जो है हमें ये सीरीज देनी है, तो फिर हमें पता चलता है कि व्हाट इज देयर विजन, व्हाट आर दे एग्जैक्टली थिंकिंग, राइट? But they have given us mixed signals. They've tried to do too many things in one shot. But let's see. There is no rhyme or reason for what it's been done. But again, as I said, this selection committee, I didn't have too many expectations coming in. जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की साल भाई, मैं आप ही की तरफ रहूंगा अभी, क्योंकि फहर जमान की मैंने बात करनी है। क्योंकि फहर जमान, व्हाट हैज ही डन रॉन्ग अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंजर्ड? T20 format
इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके साथ आप खुशदिल शाह को भी मिला लें, क्योंकि मैंने आपको स्टैट्स भेजे थे, यासिर भाई कैन रीड देम आउट इफ ही गॉट देम विद हिम। फहर के ऊपर मैं पहले रहता हूँ, देन खुशदिल भी यासिर भाई की तरफ आ जाएंगे। खुशदिल के ऊपर फहर ने पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो रहे, वहां पे वो रीहैब कंप्लीट उन्होंने किया, और कल जो मैच हुआ था केपी का, वहां उनको क्लियरेंस दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही होगी, तभी वो जाके खेले हैं ना। तो वो खेले, उन्होंने 50 भी स्कोर की है। तो जब आप 21 या 22 लोगों का स्क्वाड अनाउंस करते हैं, जो कि आपका फाइनल स्क्वाड नहीं है, तो आप अपने एक मैच विनर को किस लॉजिक और किस बेस के तहत आप उसको बाहर रखते हैं? क्योंकि जब आप 21 और 22 का ऐलान कर रहे हैं, तो बेसिकली आप फहर जैसे प्लेयर को, जो इंजर्ड है, जो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनको रखते हो। और क्योंकि पाकिस्तान कप हो रहा है, तो आप असेस करते हो उसमें, क्योंकि 2-3 मैचेस अभी भी शायद होंगे जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस करना है, तो उससे पहले। तो बेसिकली आप उसको मैसेज देते हो कि बेटा हमने आपको रखा है, आप अपनी फॉर्म और फिटनेस यहाँ पे शो करो, एंड देन विल ऐड यू टू द मेन स्क्वाड। लेकिन क्या मैसेज दिया गया है फहर जमान को, और क्या लॉजिक इसकी बनती है कि वो जो आपका एक ट्रू मैच विनर है, मेरे नजदीक बाबर आजम के बाद बैटिंग के साथ जो आपको मैच जितवाता रहा है पिछले 5-6 सालों में इन वनडे क्रिकेट, मैं इसके ऊपर प्रिसाइसली ये कह रहा हूँ कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट इज डिफरेंट। फखर जमान को टी20 में देखेंगे वो डिफरेंट है, लेकिन वनडे में ही इज अ बीस्ट एंड ही विन यू मैचेस। तो क्या लॉजिक है, क्या बेस है कि फखर जमान को 21 या 22 में भी जगह नहीं मिल पाई? लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हमने पहले भी ऑफलाइन बात की है कि आपने भी इस पे बड़ी बात की है ऑफलाइन भी, तो मैं यही कहूँगा कि देयर इज़ नो लॉजिक। फ़खर ज़मान इज़ पाकिस्तान्स बिगेस्ट मैच विनर आफ्टर बाबर आज़म, एज़ यू सेड, करेक्टली सेड। Champions, there wouldn't be a Champions Trophy without Fakhar Zaman. We wouldn't make it to the finals without Fakhar Zaman, much less win the finals. So yes, he has won tons of matches for Pakistan in ODI cricket. Obviously, team combination has a lot to do with it. लेकिन again, अगर अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता कि जिस तरह आपने भी कहा कि फ़खर ज़मान को हमने इस वजह से अभी रेस्ट दिया हुआ है कि वो अभी पूरी तरह हील नहीं हुए, इंजरी से वापस नहीं आए, और हम जो है वो दूसरे लोगों को ट्राई कर रहे हैं, तो देन देयर वुडंट बी एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? लेकिन जिस तरीके से मैंने टॉप पे भी कहा कि नथिंग अगेंस्ट अफरीदी और रज़ाक, बट अगेन अफरीदी का यही है कि ही इज गोइंग टू मेक डिसीजंस, ही इज गोना on the fly. Obviously there might not be any rhyme or reason behind it. कोई लॉजिक कभी होगी कभी नहीं भी होगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि इन्होंने उन 3 बच्चों को भी ऐड किया हुआ है टेस्ट सीरीज के लिए, तो वो भी मैं कहीं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि पीजीएल को हमने क्रिटिसाइज किया है, और अब पीजीएल के जो 3 बच्चों को है जो हमने वो टेस्ट सीरीज के साथ रख दिया है। तो सो ये I'm all for giving them exposure, I'm all for giving them the platform where they can share the dressing room with their stars. But what about the under 19 team, right? They could have been picked, उन लोगों ने जो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं जो बच्चे, उनको भी अब मौका दिया जा सकता था, न सिर्फ पीजीएल वालों को। तो अगेन देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्वेश्चंस आस्क्ड, बट फखर जमान, it's as mind boggling a decision as it could be, quite frankly, क्योंकि there's no team without full team, 15 team or 16 teams कहते हैं, without फखर जमान if he's fully fit. जी यासिर भाई, मैं खुशदिल शाह की तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि T20 और वनडे क्रिकेट ऑब्वियसली देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स, और 2 डिफरेंट टेम्पलेट के ऊपर आप इन दोनों फॉर्मेट्स को खेलते हो। होता ये है अक्सर हमारे यहाँ कि एक बंदा, जैसे हसन अली फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर भी हम आएंगे कि वो कैसे वापस आ गए। तो एक बंदा एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं करता है, तो उसको दूसरे में से भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है। आई नो T20 में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास उनके नंबर्स होंगे, मैंने भेजे थे आपको थोड़ी देर पहले। तो वनडे में उसने एक्चुअली हमें मैचेस जितवाए हैं। जो हमने एक फेमस चेज किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इसी साल के शुरू में, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई थी, तो वो 350 के अराउंड जो हमने चेज किया था, तो उसमें जहां बाबर इमाम का एक अहम रोल था, वहीं खुशदिल शाह का भी एक अहम रोल था। तो आपने क्या T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको वनडे से भी बाहर रखा है? जी जहांगीर भाई, एज यू राइटली सेड, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस हर प्लेयर को उस फॉर्मेट में खिलाते हैं जिस फॉर्मेट में उसकी जगह नहीं बन रही होती। तो मतलब खुशदिल शाह हम लोग सब खुद क्रिटिसाइज करते रहे हैं, उसकी T20 की परफॉर्मेंस बहुत सब पार थी गिवन द अपॉर्चुनिटीज ही हैव। मतलब हम 1-1.5 साल से उस पर बैंक कर रहे थे, उस पे आसिफ अली पे, हैदर अली पे, और जब वर्ल्ड कप का टाइम आया तो ऑब्वियसली दीज गाइज वर अ फ्लॉप शो। तो हम लोगों ने सबने क्रिटिसाइज किया, एंड आई मीन वी ऑल सॉ के
वो उस मतलब 50 प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। हैविंग सेड दैट, जिस तरह आपने अभी बताया और जिस तरह आपने नंबर्स भेजे हैं, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी इंप्रेसिव रिकॉर्ड इन ओडीआई क्रिकेट, खुशदिल शाह का जो है। और स्पेशली कई गेम्स तो उसने हमें बहुत टफ सिचुएशन से जिताए हैं। अब कई लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार उसने कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स नहीं खेली। एक्चुअली स्ट्राइक रेट के हिसाब से उसने काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग खेली है, गिवन ही कम्स एट नंबर 7 और समटाइम नंबर 6, समटाइम नंबर 8 टू बैट। उस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली आपको स्ट्राइक रेट मैटर करता है, एंड हिज ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट इज अराउंड 94-95 विद 33-34 एवरेज, तो विच इज अ वेरी गुड रैकेट फॉर समबडी कमिंग इट दिस डाउन। तो वही बात है, अनदर प्लेयर आई वुड से कि इफ्तिखार अहमद जो है वो ही इज बीन इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। और T20 में भी मेरे ख्याल से तो मिडिल ऑर्डर को इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह होल्ड किया हुआ था, दैट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पेशली उसने जो 2-3 इनिंग्स खेली है, वंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया, उसके बाद उसे ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए डेफिनेटली। बट अगेन हमारी कोई वही मैनेजमेंट जो मर्जी आ जाए, आई मीन शाहिद अफरीदी इज चीफ सेलेक्टर राइट नाउ, बट कोई भी सिलेक्टर हो, हम लोगों की ब्रेनलेस होती है सारी की सारी सिलेक्शन। जिस तरह आपने हसीबुल्ला की बात की, तो और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, अगर आपने डालना था तो फिर 25-30 को डाल देते ताकि सभी खुश हो जाते। एंड पे निकलना तो सब मतलब 15-14 ने निकलना ही था ना इवेंचुअली। तो मतलब वही आपकी बात है कि खुशदिल शाह, आई फील रियली बैड फॉर हिम, क्योंकि जस्ट बेस्ड ऑन T20 फॉर्मेट हमने उसको ओडीआई क्रिकेट से भी निकाल दिया। I hope he'll make a comeback in the future series because Pakistan need a hitter in the lower order definitely. एब्सोल्युटली राइट। बैटिंग के ऊपर हम लास्ट एक पॉइंट ले लेते हैं आप दोनों से, देन विल मूव ऑन टू बॉलिंग। तो बैटिंग में हमारा जो मसला है ना, वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर का है। हमारे टॉप 3 तो सॉर्टेड हैं, और आप धुले हुए कपड़ों को दोबारा से नहीं धोते हैं, लेकिन वो धोने की कोशिश की जा रही है। और आपका टॉप ऑर्डर जो परफॉर्म करता है, जो आपको मैचेस जितवाता है, वहां भी कुछ नए प्लेयर ट्राई किए जा रहे हैं, विच इज फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मिडिल ऑर्डर इज अवर कंसर्न, जिसके ऊपर हम स्पेसेस में भी और बात करते रहते हैं, और आगे भी हमने बात करनी है जैसे जैसे वनडे मैचेस आगे आने वाले हैं। तो अब आई एम रियली हैप्पी टू सी फ्यू गुड नेम्स। अब जहाँ हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा क्रेडिट भी देना चाहिए। एक तो तैयब ताहिर है, ही हैज बीन परफॉर्मिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप इंटरनेशनल खेलेंगे, वो कैसा खेलेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब आप प्लेयर पिक करते हो तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर ही आप पिक करते हो। एक तो वो ऐड किए गए हैं, उसके साथ कासिम अकरम, ही इज अनदर सेंसेशनल टैलेंट आई वुड से। पाकिस्तान अंडर 19 के थ्रू आए हैं, पूरा वो उनका एक सिस्टम के थ्रू निकल के आए हैं, और उनका प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, 1 डे क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं, कराची किंग्स के लिए भी खेलते हैं। लेकिन इस साल जो उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली है ना, स्पेशली नेशनल T20 कप, जहाँ पर उनकी टीम, वो कैप्टन भी बन गए थे, उनकी टीम नीचे लगी हुई थी। फिर उसी टीम को वो कैप्टन बने शुएब मलिक के साथ मिलकर, उन्होंने फिर उस टीम को सेमीफाइनल तक वो लेके आए, लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई, और अपनी बैटिंग के साथ नंबर 5 और 6 के ऊपर आके बड़ी क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर आके मैच विनिंग इनिंग्स खेली। इसी तरह वनडे कप अभी हो रहा है, उसमें भी बड़ी क्रूशियल इनिंग्स वो खेल रहे हैं, और बॉलिंग भी उनकी, ही इज नॉट ए पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, बेसिकली ही इज ए प्रॉपर ऑफ स्पिनर, जिसको आप इफ्तिखार या सलमान अली आगा के साथ नहीं रख सकते हो, आप उसको थोड़ा सा मोहम्मद हफीज या शुएब मलिक के करीब रखते हो एज एन ऑफ स्पिनर। एक तो उसकी इंडक्शन हुई है, उसके बाद सलमान अली आगा जो कि पहले नेदरलैंड के वनडे सीरीज में भी थे, अब यहाँ पे भी होंगे। तो सयाल भाई, हाउ डू यू सी दीज इंक्लूजन एक्चुअली, जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर रहे हैं, और उनका फ्यूचर भी ब्राइट कहा जा रहा है, तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक मेरे नज़दीक तो अगर ये सिलेक्शन कमेटी सीरियस है ना कि दे वांट टू मेक अ गुड ओडीआई टीम, और जिस तरीके से आसिफ भाई ने भी कहा कि मिडिल ऑर्डर इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम फॉर अस, टॉप ऑर्डर इज एज गुड एज इट गेट्स एट द वर्ल्ड स्टेज। ऑब्वियसली बाबर इज सेकंड टू नन व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट, एंड देन इमाम आल्सो हैज पुट सो मेनी रन्स ऑन द बोर्ड, और फिर फखर इज अ मैच विनर इन इट्स ओन राइट। तो कहने का मकसद ये कि मिडिल ऑर्डर अगर ये टीम जाना बनना चाहती है, तो आई वुड जस्ट प्ले, identify a few players that you feel के जो है वो जिनमें पोटेंशियल है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि टैलेंट इवैल्यूएशन जो है ना, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। आप डोमेस्टिक में कितने परफॉर्मर्स होते होंगे, लेकिन दे आर नॉट, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, मेंटल फोर्टिट्यूड एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने आइडेंटिफाई कुछ कर लिया है कुछ 3 4 5 प्लेयर्स को, और उनको अगर प्रॉपर चांस दें, मैं तो कहूँगा कि even Babar, if not necessary, should not be playing, because obviously we always talk about we want to bring in new people, we want to groom in new players, तो आप उनको मौका दें, क्योंकि अगर बाबर तीनों मैचेस खेलते हैं, मोस्ट लाइकली वो 200 करेंगे,
ऑब्वियसली तो फिर चांस जो है वो नहीं मिलेगा नीचे वालों को, ठीक है ना? तो अगर जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया ने हमने करके बताया है, इंग्लैंड ने करके बताया है कि दे आर ओनली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द टीम फॉर द वर्ल्ड कप्स व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट, ठीक है ना? वो अपने दूसरे प्लेयर्स को खिलाते रहते हैं, बायलैटरल सीरीज में, लेकिन हमारी तो फर्स्ट टीम ही खेलती है बायलैटरल सीरीज के अंदर, तो अगर हम 4-5 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर ले, उन्हें प्रॉपर चांस दें, और व्हाट बेटर प्लेस टू डू इट एट होम अगेंस्ट अ वेरी मॉडेस्ट न्यूजीलैंड टीम, राइट? जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जहाँ पे वो जो है वो इन प्लेयर्स पे डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो आई वुड से गो ऑल गन्स ब्लेजिंग विद द न्यू टैलेंट, एंड होपफुली इफ यू कैन गेट अ प्लेयर और टू इन द मिडल ऑर्डर, आई थिंक दैट्स अ जॉब वेल डन। जी, बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सयाल भाई, बिल्कुल दीज़ आर द राइट पीपल एज़ वेल, आई फील। मुझे कासिम अकरम के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि वो एक आइडियल आपके नंबर 5 हो सकते हैं, जो कि आपको दोनों तरह की बैटिंग भी करके देंगे, क्योंकि ही इज़ नॉट अ स्लॉगर, इट इज़ अ प्रॉपर बैट हू कैन प्ले एट अ हेल्दी स्ट्राइक रेट। वो बाउंड्री को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और साथ में आपको जो छठे बॉलर का ऑप्शन है ना, वो भी आपको दे सकते हैं। तो आप got really high hopes on कासिम अकरम, ये मेरा पर्सनल बायस, आप उसको समझ लें या जो भी है। तो हम बॉलिंग की तरफ आते हैं अब। तो बॉलिंग में एक तो हारिस रऊफ फिट होकर वापस आ गए हैं, दूसरा नसीम शाह इज देयर एज वेल, हसन अली वापस आए हैं। यासिर भाई, मैं हसन अली के ऊपर आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि हसन अली की बैट बॉल की फॉर्म की वजह से ही उनका टेस्ट का स्पॉट जो है वो भी गया था। हालांकि चले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छी नहीं गई थी, लेकिन ओवरऑल क्योंकि वो व्हाइट बॉल में पिटाई उनकी खूब लगती थी, और उनकी फॉर्म जा चुकी थी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और उनको ड्रॉप किया गया था। और अब कुछ ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी नहीं है डोमेस्टिक में व्हाइट बॉल में, जो कि नेशनल T20 कप भी हुआ, अभी पाकिस्तान कप भी हो रहा है। दोनों ही फॉर्मेट्स में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। तो किस बेस के ऊपर उनको दोबारा से ऐड किया गया है? यार, इसका इस सवाल का जो जवाब है ना, वो जो पहले आप तो अगर वीडियो पीछे जाके देख लेना, जो खुशदिल के बारे में मैंने बोला था ना, वही जवाब है कि हम हर प्लेयर को उस फॉर्मेट में खिलाएंगे जहां पे उसकी जगह नहीं बनती। हसन अली को जब ड्रॉप किया गया था, तो आप हम पहले भी उस वीडियोस में भी बात की, स्पेसेस में भी बात करते रहे हैं कि हसन अली रेड बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है अभी भी, और जो गिवन द अपॉर्चुनिटी, आई मीन गिवन द स्क्वाड वी हैव एंड गिवन द पीपल वी हैव, हसन अली was actually a very good bowler, a test bowler, और स्पेशली अगर उसको लोअर ऑर्डर में उसकी बैटिंग का भी एडवांटेज मिल जाता है आपको। लेकिन वही मसला हुआ कि अब अभी तक हम उसको इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस में एक मैच में भी नहीं उसको हमने अपॉर्चुनिटी दी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो इवन दो कि इज इन पार्ट ऑफ द 19 स्क्वाड जो भी बनाया है उन्होंने, उसमें भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम उसको ओडीआई क्रिकेट में खिलाएंगे, मतलब ओडीआई क्रिकेट जहाँ पे आपकी टीम बिल्कुल स्टेबल है, और मेरे ख्याल से तो सिवाय 1 या 2 स्पॉट्स के और आपके पास कोई जगह भी नहीं है किसी और प्लेयर को डालने की, और उसमें तो बॉलिंग स्क्वाड में तो बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। तो रादर यू शुड बी ट्राइंग समबडी न्यू। मेरे ख्याल से तो इससे तो बेहतर था आप मीर हमजा को ही रख लेते, चलो उसको एक्सपोजर मिलता, आप उसको 2 टेस्ट मैच दें, उसको 3 वनडे दें, एंड देन मेक अ डिसीजन अबाउट हिज करियर कि यार ये बंदा आगे हमारे फ्यूचर प्लान में है या नहीं। या सिमिलरली किसी और आप यंग बॉलर को ले आए और उसको देखें। मतलब अगर आपको डेथ ओवर्स का बॉलर चाहिए, तो लाहौर कलंदर्स का जमान खान इज अनदर ऑप्शन आल्सो, इवन दो कि ही इज नॉट देयर। मतलब हसन अली बेजार अगेन, उसकी जो उन्होंने उसको स्क्वाड में रखा है, उसकी कोई पाकिस्तान कप में भी इतनी कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक। तो इन इन द एंड आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट यार, हम लोग इस पे जितनी मर्जी डिबेट कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आई रियली होप कि ही विल मेक अ कमबैक अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके ओडीआई के अंदर अगर शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ फिट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 3 के अलावा कोई आपका प्लेइंग 11 के अंदर जाता है। और उसके बाद आपके बैकअप में मोहम्मद वसीम, हसनैन, और अगेन अगर आप हसन अली को डालना चाहते हैं तो डाल दानी, सकते हैं। शाहनवाज दानी भी है। दहानी, यस। जी, अच्छा, एक और बॉलिंग के ऊपर, ये तो मैं भूल जाता, मुझे अभी भी याद आ गया, आमिर जमाल। आमिर जमाल को हमने एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर के ऊपर पिक किया था नेशनल T20 की परफॉर्मेंस के बाद, इन दैट इंग्लैंड सीरीज जो वर्ल्ड कप से पहले हुई थी। एक मैच में उन्होंने 10 ओवर में आके एक मैच भी हमें जितवा दिया था। लेकिन ये दिस इज अ वन डे फॉर्मेट अगेन, T20 टोटली डिफरेंट फॉर्मेट, यू प्ले एट अ डिफरेंट टेम्पलेट। अब ये वन डे फॉर्मेट है, और अभी जो वनडे कप की जो स्टैट्स है ना, क्योंकि आपने पाकिस्तान कप से पिक करने हैं ना प्लेयर, तो उसमें बहुत पुअर परफॉर्मेंस जा रही है आमिर जमाल की एज एन ऑलराउंडर। बॉलिंग में इकॉनमी आई थिंक उसकी 8 से ऊपर है, कोई 7 से 8 उन्होंने आउट किए हैं, बैटिंग में कुछ भी नहीं उन्होंने किया हुआ है। और उसके कंपैरेटिवली आप अम्माद बट को देखें, आई एम नॉट बिल्डिंग ए केस फॉर अम्माद बट और एनीथिंग, जस्ट दैट फॉर दैट रोल एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, आपको एज ए सिलेक्शन कमेटी ये देखना है कि इन
उस रोल में कौन से ऐसे ऑलराउंडर हैं और उनमें से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें Why not Amir Yamin also? Look at his आमिर record. यामीन इज अनदर वन, या बिल्कुल आमिर यामीन इज अनदर वन, अनवर अली इज अनदर वन। चले अनवर की बॉलिंग थोड़ी सी डाउन चली गई है, लेकिन इन सब में से वनडे कप में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अमाद बट। उन्होंने अपने करियर की पहली सेंचुरी भी बनाई और बिस्मिल्लाह खान के साथ मिलकर उन्होंने बलोचिस्तान को इस टूर्नामेंट में 3 से 4 मैचेस ऑन हिज ओन जितवा दिए। बॉलिंग में भी 13-14 वो आउट कर चुके हैं। तो फिर व्हाई नॉट अमाद बट, जो कि परफॉर्म कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है, पहले भी पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा रह चुका है। पेस में इतना ज्यादा फर्क दोनों का नहीं है, दोनों सिमिलर पेस के ऊपर बॉलिंग करते हैं। एक्चुअली अमाद बट डेथ ओवर का आमिर जमाल से ज्यादा बेहतर बॉलर है, क्योंकि यॉर्कर उसके ज्यादा एक्यूरेट है। और जो ब्रूटल हिटिंग वो करता है नंबर 7 और 8 के ऊपर आके, वो आमिर जमाल नहीं करता है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, आई हैव नॉट सीन आमिर जमाल फिनिशिंग द गेम एज अमाद बट कैन। तो यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं हमने रखा, और जो T20 फॉर्मेट में जिसने परफॉर्म किया था पहले, उसको हमने वनडे में भी रख लिया है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, इसके ऊपर हम बहुत लंबी बात कर देंगे वरना। एक और नया फास्ट बॉलर आए हैं एहसान उल्लाह, उसको भी मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है, और अबरार के ऊपर भी हमने बात करनी है। तो अबरार के ऊपर मैं आप दोनों का कमेंट लूंगा। एहसान उल्लाह का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एहसान उल्लाह केपी से खेलते हैं, मुल्तान सुल्तान का भी हिस्सा है। पिछले साल मुल्तान सुल्तान के लिए एक आध मैच खेले भी थे। इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, पेस भी है उनके पास बाउंस है, इज टॉल बॉलर, और वो हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर है, और उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। वो डेड पिचेस के ऊपर भी बैट्समैन को ट्रबल करता है, ये मैंने उसको देखा है डोमेस्टिक में, नेशनल T20 कप में, मुल्तान में जो स्पेशली मैचेस हुए थे उसमें उसने काफी बैटर्स को भगाया था अपने पेस और बाउंस के साथ। तो ये एक अच्छी प्रोस्पेक्ट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। उसने पाकिस्तान कप अभी जो हो रहा है उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर भी है। तो दैट इज अनदर एक्साइटिंग फास्ट बॉलर जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं। तो उसके ऊपर कोई मुझे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है कि जिस तरह से वो परफॉर्म करके आ रहा है। अब अबरार की तरफ आते हैं जी। अबरार मेरा बड़ा फेवरेट है, सियाल भाई को पता है, मैं तो उसको पाकिस्तान की वनडे के वर्ल्ड कप की टीम में देखना चाहता हूँ। लेकिन हाउ डू यू सी गाइस, आप दोनों उसके ऊपर कमेंट कर देंगे यार। अबरार जिसने टेस्ट मैच में अपना आप आके दिखाया है, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड, अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थोड़ा सा वो वर्कआउट हुआ है, शायद पिच की वजह से या जो भी रीजन है उसके पीछे। हाउ डू यू सी हिज इंक्लूजन इन द व्हाइट बॉल सेटअप? जी सियाल भाई। I think Abrar का ये है कि Abrar obviously he has a lot of talent. You know, he's a leg spinner. He's a mystery bowler, but he can also bowl googlies. Obviously, तो by trade तो ऐसे bowlers जो है वो आपको middle overs में विकेट लेके देते हैं पाकिस्तान की, you know, और I mean किसी भी ODI टीम के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन बनाता है ना, और हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, वो ये कि जिस तरीके से हमने देखा था, यासिर शाह को भी हमने ODI में इंडक्ट किया था पहले, लेकिन वो ऑब्वियसली उस तरीके से पैन आउट नहीं कर सके थे। और शादाब बीइंग आवर फ्रंट लाइन लेग स्पिनर ऑब्वियसली, तो अबरार इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेइंग एज अ सेकंड ऑप्शन आफ्टर शादाब। तो दो लेग स्पिनर का एक ODI टीम के अंदर बहुत ही कम जो है वो इफेक्टिवनेस रहती है, अनलेस कि आप बहुत ही सुप्रीम टैलेंटेड प्लेयर हैं और आपको बैटिंग जो है वो थोड़ी बहुत करके देनी पड़ती है। तो उस लिहाज से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि if you just go with, 3 fast bowlers and keep Abrar in the squad, maybe you can give him these games and see what he can do. But because Pakistan doesn't like to go a batsman short, क्योंकि obviously आपके 3 fast bowlers तो they select on their own, जिस तरीके से आपने कहा नसीम, हारिस और शाहीन, if they're all fit then they walk into this team. और Abrar, if you induct Abrar as a 4th option, which doesn't bat much, then I think the batting looks a little on the lighter side. 50 ओवर्स बहुत होते हैं। पाकिस्तान की हिस्टोरिकली एक फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप होती है हमेशा से, आउटसाइड ऑफ बाबर आजम, और हमारे मिडिल ऑर्डर भी अभी सॉर्टेड आउट नहीं है। तो उस वजह से आपकी बात ठीक है सरफेस पे कि अबरार कैन पिक अप विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर, बट पाकिस्तान यूजुअली डजंट गो विद 2 leggies इन वन स्क्वाड, स्पेशली व्हेन शादाब इज योर नंबर 1 लेग स्पिनर। जी यासर भाई, आखिरी पॉइंट आपकी तरफ से ले लेते हैं अबरार के ऊपर, या कुछ और बात अगर आपने ऐड करनी है तो उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको। जी, मैं क्विकली बस टोटली एग्री विद व्हाट सैल भाई सेड। एक तो 2 लेग स्पिनर के साथ यूजुअली आपका कॉम्बिनेशन नहीं जाता। दूसरा, बस मेरा ये कॉन्सर्न है कि यार आपने, ठीक है, आई पर्सनली इन फेवर ऑफ अबरार बीइंग पार्ट ऑफ द 15 स्क्वाड और 16 जो भी है हमारा, या 22 जितना भी हम बना रहे हैं स्क्वाड, लेकिन
आप उस्मान कादिर को 3 साल से साथ कैरी करके फिर रहे हैं और मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक हिम एज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर शादाब इन फ्यूचर कि अगर शादाब अवेलेबल नहीं है तो हम उसको खिलाएँ और सडनली आपने उसको स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया है। अब आप आई होप नॉट कि आप एबरार के साथ भी यही करें कि आप उसे कैरी करते रहें साथ और उसके बाद उसको अगली वनडे सीरीज़ में ड्रॉप कर दें। तो मतलब थोड़ा-सा ये है कि ये हमारे उसको सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि यार हम लोग प्लेयर्स तो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, उनको हम स्क्वाड में भी डाल देते हैं, लेकिन 1 सीरीज़ के बाद हम 2 सीरीज़ के बाद बगैर खिलाए उनको ड्रॉप कर देते हैं। और लेग स्पिनर जो है उसको जितनी मैच प्रैक्टिस मिलेगी वो उतना ही अच्छा होगा। हमने ये उस्मान कादिर का केस देखा है कि उसको जब अपॉर्च्युनिटी मिलती है वो लूज़ बॉल फेंकता है, वो इस वजह से कि उसको और मैचेस चाहिए। तो अगेन आई टोटली एग्री कि आई थिंक इस वर्ल्ड कप में तो अगर शादाब फिट है तो आई डोंट सी एनीबॉडी एल्स टेकिंग हिज प्लेस, बट मेबी आई थिंक दे कैन ग्रूम हिम फॉर द फ्यूचर। जी, आज की वीडियो यही थी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के ऊपर। देखें, मैं फाइनली एक बात करूँगा कि सिलेक्शन एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर हम तीनों भी यहाँ पे बैठे हैं ना, तो अगर आप हमारी ऑफलाइन की बातें सुन लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी बंदा, कोई भी 2 बंदे एक घर में बैठे हुए बिना सिलेक्शन के ऊपर सैटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के सोचने का तरीका अपना होता है और हर बंदा अपनी सोच के साथ वैसी टीम बनाने की कोशिश करता है जो वो समझता है कि पाकिस्तान को मैचेस जितवाएगी। तो हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो शाहिद अफरीदी को देना चाहिए। वो अभी-अभी आए हैं, टाइम देते हैं उनको। जैसे-जैसे वो आगे टीम की सिलेक्शन करते जाएँगे, हमें आइडिया होता जाएगा। जो अच्छी चीज़ें नहीं होंगी हमारी नज़र में, हम उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन वी डोंट नीड टू जंप आवर गन्स वे टू अर्ली। लेट्स गिव हिम टाइम और अपनी जो भी डिफरेंसेस हैं उनकी सिलेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करते रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल भी ऐसा है कि हम शाहिद अफरीदी को एज़ अ सिलेक्टर नहीं देखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ़ उनके किए हुए काम के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा पर्सनल एजेंडा ना किसी प्लेयर के हक में है और ना ही किसी बोर्ड के अगेंस्ट है, ना ही किसी कैप्टन के हक में है, ना ही किसी अपकमिंग कैप्टन के हक में है। वी आर जस्ट नॉर्मल क्रिकेट फैन्स और हमें जो लगता है हम उसके ऊपर सिर्फ़ बात करते हैं। हम एजेंडा बेस्ड कोई भी बात नहीं करते हैं। तो गुड लक टू शाहिद अफरीदी एंड गुड लक टू पाकिस्तान टीम के अपकमिंग ओडीआई सीरीज में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते और हमें कुछ नए सितारे जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखें। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।